जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 8.2 के सही प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले कि इसके पिछले सही प्रश्नावली हो चुका है, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग पिछले सही प्रश्नावली को बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बारे में जानेंगे। यहाँ से लाभ हानि का शुरुआत होने वाला है। तो चलिए पहले जानते हैं कि लाभ हानि सब कहाँ किसको जाता है। तो आइए इसका बेसिक जानते हैं, फिर आकर यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले है लाभ। क्या है लाभ? लाभ को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो उसे तो लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कलम 5 रुपया का है। कितना का है? 5 रुपया का। तो खरीदे हैं तो उसे कहेंगे क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। जब इसे हम 6 रुपये में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? तो 1 रुपया का। तो ये बेसिक सा बात है, आप लोग जानते भी होंगे। तो लाभ का फार्मूला याद रखना। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। याद रखिएगा इस फार्मूला को, क्या कि लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आगे आ जाइए, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कलम को 5 रुपये में खरीदे थे, तो इस कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 रुपये। जितना में खरीदिएगा उसी को कहते हैं क्रय मूल्य, और जितना में बेचिएगा उसी को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो चलिए अब यहाँ क्रय मूल्य का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का दो फार्मूला होता है। एक होता है लाभ की स्थिति में। किसकी स्थिति में? जब लाभ हो रहा हो तो, और दूसरा हो रहा है कि हानि जब हो रहा है तो जब पूछा जाए क्रय मूल्य का फार्मूला तो वहां पर देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला फार्मूला बोलिएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर हानि हो रहा है वहां पर आपको क्रय मूल्य का जरूरत है तो लिखिएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस में हानि। ये हो गया लाभ की स्थिति। लाभ की स्थिति में ये हो गया हानि की स्थिति में। देखिए इसका मतलब कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि जब आपको लाभ प्रश्न में दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे तो वहां पर क्रय मूल्य इससे निकलेगा। अगर हानि दिया रहे तो इससे बस हो गया काम, एक लाभ की स्थिति में एक हानि की स्थिति में। चलिए आगे, अब विक्रय मूल्य को जानते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु को, जैसे इस कलम को 5 रुपया में खरीदे थे और 6 रुपया में बेचेंगे तो इस कलम का विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपया। क्रय मूल्य कितना? तो जितना में खरीदे थे क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 5 रुपया। और लाभ कितना हुआ? तो 5 रुपया में खरीदे थे और 6 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। समझ गए? वही आइए तब विक्रय मूल्य का भी दो फार्मूला होता है। एक लाभ की स्थिति में होता है, एक हानि की स्थिति में होता है। तो विक्रय मूल्य को जो लाभ की स्थिति में फार्मूला याद रखिएगा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। वही हानि रहे दिया हुआ तब वहां पर होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला क्रय मूल्य माइनस हानि। चलिए तो ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहा जाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा थोड़ा सा अंग्रेजी भी। अंग्रेजी में क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। चलिए हानि है। अब क्या है? हानि। हानि को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस यानी घाटा। तो देखिए, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाए तब हानि होता है। मान लीजिए कलम तो 5 रुपये में खरीदे थे और इसको हम 6 रुपये में ना बेचेंगे, 4 रुपये में बिकेगा। कहा कि तो पुराना कलम ना है तो 4 में बिकबे करेगा। तो इसमें हम लोग को घाटा होगा कि फायदा होगा? तो घाटा होगा, मतलब हानि होगा। हानि क्या होता है कि जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाए तब हानि होता है। हानि का फार्मूला याद रखिएगा। हानि का फार्मूला क्या होता है? बस यही होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लोग इसी तरह से फार्मूला को लिख लीजिए, बिल्कुल सजा सजा कर याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अब है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फार्मूला याद रखिएगा। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। इस फार्मूला को लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि जैसे लाभ हुआ तो लाभ का तो ऊपर फार्मूला पढ़ लिए, और लाभ प्रतिशत पूछा जाए कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है तो वहाँ पर फार्मूला लगाना है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अगर हानि प्रतिशत पूछा है तो फार्मूला वही लगा देना, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। सिर्फ दोनों में लाभ और हानि का अंतर है। लाभ पूछा जाए तो ऊपर में लाभ, बाकी क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य बटा गुना में 100। हानि पूछा जाए तो ऊपर में हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। सेम दोनों वही बात है, लाभ में लाभ हानि में हानि। आगे आ जाइए, थोड़ा सा और है। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का दो फार्मूला नया है, फिर विक्रय मूल्य का दो फार्मूला है। क्रय मूल्य का फार्मूला कहाँ पर काम करेगा? तो जहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया रहे।
जहाँ पर क्या दिया रहे, लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया रहे तो फार्मूला लगेगा। अगर लाभ प्रतिशत दिया रहे, क्या दिया रहे, तो लाभ प्रतिशत दिया रहे, लाभ नहीं, लाभ दिया रहे तो पहले फार्मूला पढ़ लिए क्रय मूल्य का। अगर लाभ प्रतिशत में दिया रहे तो ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य का। क्या होता है कि 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना में विक्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत, सिर्फ आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, याद कराने की मेरी गारंटी, ऐसा भी प्रश्न बनेगा। फार्मूला सिर्फ अभी आप लोग को लिखना है, पढ़ना है, यहाँ पर देखना है। या अगर हानि प्रतिशत दिया रहे तो इस फार्मूला लगेगा, और लाभ प्रतिशत दिया रहे तो ये वाला। क्या फार्मूला है, 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना में विक्रय मूल्य। अगर वही विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का फार्मूला था, वही विक्रय मूल्य का फार्मूला, तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 गुना में क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य। या इसी अब लाभ प्रतिशत ना देकर हानि प्रतिशत दिया रहा है तो वही हानि इसमें घट जाएगा, बटा में 100, यहाँ भी 100 गुना में क्रय मूल्य। चलिए अब बाटा को ही छूट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डिस्काउंट कहा जाता है। तो अंक इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए अंकित मूल्य माइनस क्या, तो विक्रय मूल्य, तो पता चल जाएगा कि कितना छूट दिया है। अब आइए इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर है बाटा, डिस्काउंट याद करना। तो बाटा का प्रयोग कब किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि बाटा कैसे निकलता है। जो देखिए एकदम बिल्कुल आसान है बाबू। एक शर्ट का अंकित मूल्य 450, अंकित मूल्य मतलब नहीं समझे, इस पर झूठ सच लिखा हुआ है कि 450 है, लेकिन सही में 450 नहीं है, फालतू लिख दिया हुआ है। तो जितना लिखा रहे उसी को कहा जाता है अंकित मूल्य। कितना कहा जाता है, अंकित मूल्य, जबकि सच में 450 का नहीं है, कमे का होगा। तो देखिए उसी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य 450 है, दुकानदार उसे 300 में देता है। जब आप कोई शर्ट खरीदने गए उस पर 450 लिखा हुआ है, लेकिन आपको दुकानदार 300 में दे रहा है, तो कितना छूट दे रहा है, बस निकल गया, उसी को छूट को बाटा भी कहते हैं। तो आप बताइए इस शर्ट पर बाटा या और बाटा प्रतिशत क्या है। तो देखिए बाटा कैसे निकलता है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य इस पर लिखा हुआ कितना था, तो 450 था, आपको दिया है कितना में, तो 300 में, तो 150 रुपये का आपको छूट दे दिया। और जब बाटा निकल गया तो बाटा प्रतिशत भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो यहीं पर निकाल दे, निकालेगा कैसे, तो देखिए 150 आया है, इसके बाटा में लिखेंगे कितना से छूट दिया है, तो 450 का, तो टोटल 450 है, तो बाटा में 450 गुना में 100 निकल जाएगा इसका बाटा प्रतिशत। अभी यहाँ पर क्या निकला, बाटा, यानी कि 150 रुपये का छूट दे रहा है। अब चलिए प्रश्न में सीखेंगे, यहाँ पर समझ गए ना कि कैसे छूट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है, बिक्री कर या वैल्यू एडेड टैक्स या वैट। देखिए बिक्री कर को ही अंग्रेजी में कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, तो वैट कहते हैं, VAT, तीनों का पहले का अक्षर ले लिया गया है, VAT, तो क्या बनेगा, वैट कहिए तो बिक्री कर कहिए। वैट मतलब वैट के नहीं समझ जाना है, दूसरा वैट है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। ये जो टैक्स है सरकार वसूलता है। जैसे मान लीजिए कि कलम आपको है 5 रुपया का, कितना का है, 5 रुपया का, और इस पर सरकार है जो 1 रुपया टैक्स लगा लिया है, सरकार 1 रुपया टैक्स लगा लिया, तो कंपनी को 4 ही रुपया जाएगा, 1 रुपया सरकार के खाते में जाएगा, उसी को कहते हैं टैक्स। आजकल इसे GST कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, गुड माने अच्छा ना, गुड्स, गुड्स का मतलब वस्तु पर लगाया टैक्स है। देखिए बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह कर का मतलब होता है टैक्स, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स है। यह कर किसी वस्तु की खरीद पर दुकानदार द्वारा लिया जाता है। दुकानदार आपसे पैसा ले लेगा और कंपनी के माध्यम से चला जाता है सरकार के पास, सरकार सीधा कंपनियों से बात करता है, बस सरकार को दिया जाता है। यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। आजकल वस्तु के मूल्य पर वैल्यू एडेड टैक्स VAT के नाम से जुड़ता है। किसके नाम से, VAT है। अब इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST के नाम से जाना जाता है। ये हो गया टैक्स। टैक्स निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न में अब हम लोग हल करते हैं। आ जाइए अब यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 के पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, बिल्कुल आराम से प्रश्नों को सीखेंगे बाबू। तो देखिए रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। देखिए रोहित है जो 6700 रुपये में खरीदा है अलमीरा को, तो अभी खरीदा, उस पर 300 रुपया वो घर से लगा दिया है मतलब ऊपर से लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा इसका क्रय मूल्य, लिखेंगे खरीद मूल्य। क्या लिखेंगे, खरीद मूल्य। वो खरीदा है कितना में, तो खरीदा तो है 6700 रुपया में, तो लिखेंगे 6700 रुपये और 300 रुपये ऊपर से मरम्मत में लगा दिया। जब पुराना खरीदा है तो होगा खराब हुआ, तो उस पर कितना लग गया, तो 300 लगा दिया है। तो लिखेंगे ऊपरी व्यय, मतलब ऊपर से खर्च। ऊपरी व्यय का मतलब ऊपर से खर्च, और ऊपर से कितना खर्च हो गया, 300 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य खरीदने में लग गया कि कितना, तो पूरा ना लग गया, बनवाया है तब ना काम करेगा, तो इतना लग गया उसे खरीदने में, तो ये होगा क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य का नया फार्मूला आ गया है। सिर्फ सोचना है
कि जैसे आप ही मान लीजिए 67 रुपये में आप पुराना अलमारी खरीदे हैं और घर ले जाकर रख दीजिएगा, जब कोई काम ही ना होगा तो फायदा होगा? तो नहीं होगा। तो उसे और पैसा खर्च करके बनवा लेने में अच्छा है। और पूरा को क्या कहेंगे कि क्रय मूल्य है, इतना हम लोग को खरीदने में खर्च आ गया है। तो कैसे निकलेगा? तो 6700 प्लस में 320 से खरीदने ही में लग गया, तो कितना आया? 7000। अब कर अलमीरा का दाम कितना हो गया? तो 7000 उसमें लग गया। कितना लग गया? 7000। देखिए उसके बाद 7500 रुपये में बेच देता, जब बन गया ना तो 7500 में बिक भी गया। तो बिकाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य को क्या कहते हैं? तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका? 7500 में बेच दिया है, तो लिखेंगे 7500। ठीक है यहाँ तक। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात होगा, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात हो रहा है। तो यहाँ पर समझिए हो क्या रहा है आखिर? तो क्रय मूल्य 7000 उसका खर्च आया, बेच दिया है 7500 में, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो पहले लाभ निकालिए, तो लिखेंगे अगर लाभ बराबर, लाभ का फार्मूला ऊपर में बता दिए हैं, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मुँह देके 0 दे दीजिएगा तो हो जाएगा मूल्य, काम शॉर्टकट में। तो विक्रय मूल्य देखिए 7500 है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? तो 7500 लिखाएगा। 7500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 7000 है, तो लिखाएगा 7000। घटाइएगा तो कितना बचेगा? 500, यानी कि 500 रुपया उसका लाभ आ गया। तो लाभ आ गया तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ आ रहा है तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि आता तो हानि प्रतिशत निकालते, लेकिन यहाँ पर आ रहा है लाभ, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर। अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला बता दिए हैं बाबू। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य शॉर्टकट में इस तरह से लिखा जाता है, क्रय मूल्य गुना में 100। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है? तो 500 बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए क्रय मूल्य कितना है? तो 7000 उसका खर्च आ गया। ये ना कि खरीद मूल्य वाला लिख दीजिएगा, ये खरीदा है ऊपर से लग गया है, तो क्रय मूल्य कितना है? तो 7000। तो नीचे में 7000 गुना में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ऊपर में क्या बचा? 50 है, यहाँ 50 में 1 से गुना होगा तो 50, और नीचे में सिर्फ 7 है। अब इसको पूर्णांक में कर दीजिए, चाहे दशमलव में, जैसे ही हो जाए। तो देखिए 7 सत्ते 49 होता है। क्या होता है? 7 सत्ते 49, 1 50, 7.1/7। अब प्रतिशत है, क्या निकाल रहे थे? तो लाभ प्रतिशत। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिशत। हो गया आंसर। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 7.1/7%, मतलब कि लगभग 7.5% का उसे लाभ हुआ। ये हुआ प्रतिशत में। अगर रुपया में पूछे तो 500 रुपया का लाभ हुआ। समझ गए यहाँ तक? तो अब आगे आ जाइए, दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा में काफ़ी सारा 5-5 को प्रश्न दिया हुआ है, जो कि इसको जब हल कर दीजिएगा तो पूरा लाभ हानि आप समझिए कि सीख गए हैं, इसी में सब कुछ है। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तीनों में मतलब जो यहाँ पर प्रश्न था उसमें 3 ही मान ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का। तो देखिए यहाँ पर एक क्रम संख्या 1 2 3 4, एक खरीद मूल्य क्या है? तो खरीदा गया मूल्य है। खरीदा है कितना में? 1500 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है। ऊपर से इसमें खर्च कर दिया है 320 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बेचा है कितना लाभ लेकर बेचा है? तो 280 लाभ लेकर बेचा है। ये हानि है, तो लेकिन ये पूछ नहीं रहा इसके लिए, इस प्रश्न में नहीं पूछ रहा है, अगला में पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए जेड है, इस पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत है, इसका पहला वाला के लिए क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत है। यह हानि प्रतिशत है, पहला में हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। तो आइए चलिए दूसरा के पहला प्रश्न को आराम से हल करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए, तो देखिए खरीद मूल्य कितना है? 1500। तो लिखेंगे खरीद मूल्य, क्या लिखेंगे? खरीद मूल्य बराबर कितना? तो 1500। ठीक है, 1500 रुपया। और ऊपरी व्यय है 320 रुपया, तो लिखेंगे ऊपरी व्यय। क्या लिखेंगे? ऊपरी व्यय बराबर 320 रुपया। 320 रुपया। अब यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, मतलब एक्स का मान, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर। देखिए और इसमें एक चीज़ और दे दिया था, क्या दे दिया था? तो लाभ है, तो यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए, जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो लाभ कितना है? तो पहला में 280 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे 280। ठीक है, पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो अब क्रय मूल्य इसका निकाल दीजिए, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य बराबर। तब यहाँ पर समझिए कि 1500 रुपये में आप कौन चीज़ खरीदे हैं, 320 रुपया और ऊपर से लगा भी दिए हैं उसी में, तब कितना कहिएगा कि क्रय मूल्य हो गया? तो इन दोनों को जोड़ के
कितना को, तो 1500 प्लस में 320, 320 तो कितना आ जाएगा, तो 15 3 हो जाएगा 1820 रुपया। 21 का मान आ गया। तो देखिए क्रयमूल्य यहाँ पर एक्स से सूचित किया गया है, तो यहाँ पर एक्स भी इसी में घुसा दीजिए, यानी क्रयमूल्य एक्स का मान आ गया 1820, एगो बन गया। अब बाय निकाल दीजिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य है, बाय क्या है, विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर बाय था इसके साथ, तो क्या लिखेंगे बाय। अब विक्रय मूल्य निकालना है आप लोग को, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग को दिया हुआ क्या है, तो लाभ दिया हुआ, क्या है, लाभ है, और क्रय मूल्य दिया हुआ, तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आया है 1820, तो लिखेंगे 1820 प्लस लाभ कितना है 280, तो लिखेंगे 280, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1800 200, तो 2080 20 2100 आ गया। इसका विक्रय मूल्य यानी बाय का मान कितना आ गया, तो 2100 रुपया। चलिए अब अगला क्या है, तो अगला जेड है। जेड में क्या पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो निकाल दीजिए, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बटा में होता है क्रय मूल्य, क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। तो देखिए लाभ है, लाभ कितना है, तो लाभ 280 रुपया, तो लाभ के जगह पर 280, क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो 1820, तो नीचे में हो जाएगा 1820, नीचे में कितना 1820 गुना में 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, अब इसको काटिए, 7 से कटता है, 7 चौका तो 28 कट जाएगा, 7 दूना 14 4 7 छक्के 42, देखिए कट जा रहा है, 7 चौका 28, 7 से इसको काटे तो 7 दूना 14 और 4 4 पर 2 42, 7 छक्का 42। अब देखिए ये कटता है 2 दूना 4 13 दूना 26, ठीक है। अब नहीं कटता, 13 से ना 100 कटेगा ना 2 से 13 कटेगा, तो 100 में 2 से गुना तो हो गया 200, नीचे में 13। अब इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए या तो दशमलव में लिखिए, चलिए पूर्णांक तोड़ देते हैं। 13 इकाई 13, तो यहाँ पे क्या बचे 7, 7 पर 0 70, 13 पचे 65 है, 13 पचे क्या आ गया 65, 15 में 13 से गुना तो क्या आ जाएगा, तो 195, कितना 195, तो क्या बचेगा 5, यानी कि 15.5/13% हो गया आंसर। इन दोनों के गुना करिएगा बाबू तो 195 आ जाएगा, ऊपर वाला को प्लस किया जाता है तो 195 प्लस में 5 हो गया 200, और नीचे में 13 है तो यहाँ 13, तो इतना प्रतिशत का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत न था, इसको जेड से सूचित किया गया है प्रश्न में। देखिए लाभ प्रतिशत इसको किया अच्छे से सूचित किया जाता है, तो जेड से किया गया है, तो इसके जगह पर जेड लिख दिए हैं। देखिए इधर जो अलग प्रश्न है इसलिए उधर उसको हटा रहे थे। देखिए ये इस तरह से पहला प्रश्न बन गया। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए खरीद मूल्य कितना है 240, तो लिखेंगे खरीद मूल्य, क्या लिखेंगे, खरीद मूल्य बराबर 240 रुपया, 240 रुपया। और आगे ऊपरी व्यय है 20 रुपया, तब ऊपरी व्यय कितना, तो ऊपरी व्यय 20 रुपया, तो लिखेंगे 20 रुपया, ठीक है। अब देखिए दूसरा में और यहाँ पर दिया हुआ है हानि प्रतिशत, तो इसको भी लिख लेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है, तो 10%। ये 3 चीज़ दिया हुआ है, पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, फिर हानि, ठीक है। तो चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य को एक्स से सूचित किया जाता है, यानी एक्स का मान। तो चलिए लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि एक्स बराबर, तो क्रय मूल्य का फार्मूला देखिए, खरीदा है 240 में, कितना में खरीदा है 240 में, 20 रुपया ऊपर से लग गया है तो जोड़ दीजिए, 240 में खरीदा है 20 रुपया ऊपर से भी लगा दिया है तो कितना हो गया 260 रुपया। ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, एक आंसर हो गया। अब पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य फिर हानि, ठीक है। चलिए एक आंसर हो गया। अब विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य को 22 से सूचित किया गया तो 22 बराबर, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, जब हानि दिया रहे तब। विक्रय मूल्य का ऐसे 2 फार्मूला होता है, एक लाभ प्रतिशत दिया रहे तब, एक हानि प्रतिशत दिया रहे तब। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया हुआ है तब विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में कितना, तो 100, और गुना में क्रय मूल्य, गुना में क्या क्रय मूल्य। चलिए ये हो गया विक्रय मूल्य का सूत्र, इसे याद रखिएगा।
तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हानि है, देखिए 10%। यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 से, हानि प्रतिशत 10% लिखा गया, बटा में 100, गुना में क्रयमूल्य, क्रयमूल्य देखिए कितना है, तो क्रयमूल्य 260 है, तो क्रयमूल्य की जगह पर 260 है। अब इसको घटाइए तो 100 में से 10 घटा तो 90 बचेगा, नीचे में 100 है और इधर 260 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब इसे गुना कर दीजिए, बराबर का चिन्ह गुना करिए, 26 में 9 से गुना, तो जानते हैं कि 26 9 2 3 4 होता है, इतना रुपया आ गया इसका विक्रय मूल्य, क्या आ गया विक्रय मूल्य। तो चलिए दूसरा आंसर हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें दूसरा में तीसरा क्या पूछा जा रहा है, हानि, हानि यानी जेड का मान पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं इसे, हानि, हानि यानी जेड का मान। तो देखिए हानि कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है या विक्रय मूल्य आ गया है, तो क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य है ये है, तो निकल जाएगा हानि। क्रय मूल्य दिया हुआ, जैसे मान लीजिए आप 260 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, आप बेचे हैं 234 रुपये में, इतना पता चल जाएगा कि कितना हानि हुआ है। वैसे भी हानि का फार्मूला याद रखिएगा कि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि का फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सभी सूत्र आपको बता दिए हैं बाबू। तो क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए ऊपर में क्रय मूल्य है 260 रुपये, तो क्रय मूल्य के जगह पर 260 माइनस विक्रय मूल्य आया है 234। देखिए विक्रय मूल्य कितना आया है 234, यहाँ 234 घटा दीजिए तो 10 में से 4 घटेगा 6, 5 दिया तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी 26 रुपया आ गया क्या, तो हानि हो गया। दूसरा प्रश्न बन गया। अब चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, खरीद मूल्य है 500, क्या है, खरीद मूल्य है 500 रुपया, ठीक है। आगे देखिए ऊपरी व्यय इसमें पूछा गया है और दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य है 575 रुपया, कितना है 575 रुपया, और दिया हुआ है लाभ, क्या दिया हुआ है लाभ, तो लिखेंगे लाभ बराबर 125 रुपया। चलिए सबसे पहले पूछा जा रहा है ऊपरी व्यय, तो बता दीजिए, अपना दिमाग लगाना है। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय को यहाँ एक से सूचित किया गया, तो इसका एक से। देखिए बाबू, कोई चीज़ आप खरीदे हैं 500 में, लेकिन घर आकर कह रहे हैं कि इसमें लग गया 575 रुपया, इसका मतलब ऊपर से और 75 रुपये लगा दिए हैं, कहा कि खरीदे हैं 500 में, कौन चीज़ भी खरीदे हैं, घर आकर बोल रहे हैं कि खरीदने में लग गया है 75 रुपया। तो हो सकता है पुराना उराना होगा तो 75 रुपया और ऊपर से खर्च किए होंगे बनवाने में, तो उसी को कहा जाता है ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय निकलता है कैसे, तो क्रय मूल्य में से खरीद मूल्य घटा दीजिएगा। ऊपरी व्यय कैसे, फार्मूला भी लिख लीजिए कि क्रय मूल्य में से खरीद मूल्य को घटाते हैं, खरीद मूल्य को घटाते हैं तो क्या निकलता है ऊपरी व्यय। नहीं तो दिमाग सीधा लगाइए, कितना लग गया है, या खरीदे हैं 500 में, लग गया है कितना 575, का मतलब ऊपर से 75 रुपये लगा है, तो घटा दीजिए क्रय मूल्य कितना 575 माइनस खरीदे हैं कितना में, तो 500 में, तो कितना ऊपर से लग गया है, तो 575 में से 500 घट जाएगा तो 75 रुपया, ऊपरी व्यय आ गया, हो गया आंसर एगो। अब चलिए बाय पूछा जा रहा है, बाद में क्या विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं, बिल्कुल आराम से सीखिएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बाय, विक्रय मूल्य को बाय से सूचित किया गया था। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, पूछा क्या जा रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ, क्या होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ। जब लाभ दिया रहे तब विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या, क्रय मूल्य प्लस में लाभ, सही फार्मूला बता दिया गया है आप लोग को। तो क्रय मूल्य कितना, तो 575, तो लिखेंगे 575 प्लस लाभ कितना 125, लाभ 125, खाली जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए तो 5 1 6 1 700 आ गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 700, एक आंसर और हो गया। चलिए अब अगला क्या पूछा जा रहा है, इसमें तीसरा में अगला पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत यानी जेड का मान। चलिए आगे तब तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फार्मूला, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्या, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। तो देखिए लाभ है, यहाँ पर लाभ 125 है, लाभ कितना है 125, तो लिखेंगे 125। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देख लीजिए इसका कितना है, क्रय मूल्य है 575, तो क्रय मूल्य की जगह पर 575 गुना में हो गया 100, ठीक है। 125 से एक बार में कटेगा, देखिए यहाँ पर 5 से इसको काटिए तो 5 से कटता है 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से इसको काटिए तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 2 5 पचे 25, ये 25 से 5 बार में कटा, 115 से 5 बार में कटा। अभी और कटेगा, देखिए 5 पचे 25 होता है
और 23 पचे 115 होता है कितना, तो 23 पचे 115। अब ये कटेगा नहीं, 23 से ना 100 कटेगा ना 5 कटेगा, तब गुना कर दीजिए 5 में 100 से गुना, तब 500 हो जाएगा। और नीचे कितना, तो 23 इतना प्रतिशत। अब इसे पूर्णांक में कर दीजिए तो कैसे होगा, 23 दूना होता है 46, नीचे 23 रहेगा, 23 दूना 46, तो 4 बचेगा, 50 में से 46 करेगा 4, 4 पर 0 40, तो 23 इकाई 23, तो कितना बचेगा 17। इतना प्रतिशत हो गया आंसर। इसे पूर्णांक में सिर्फ किए हैं बाबू, 23 से इसमें गुना करिए और उसमें 17 जोड़िएगा तो आ जाएगा 500 बटा में 23। अब इसको पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है ये सब पूरी बात बता दी है प्रश्नावली 8.1 में। ये 8.2 चल रहा है, आप लोग 8.1 जरूर देखिएगा, अगर देख लिए तब तो पूर्णांक में लिख ही दीजिएगा। तो चलिए इस तरह से देखिए, लाभ प्रतिशत ना है, ये जेड है, क्या है, जेड सूचित किया गया, लाभ प्रतिशत को जेड से यहाँ जेड घुसा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, खरीद मूल्य है 900, कितना है 900, तो लिखेंगे खरीद मूल्य बराबर 900 रुपया, ठीक है। ऊपरी व्यय है 200, लिख दीजिए ऊपरी व्यय, यहीं पर लिख देते हैं ऊपरी व्यय बराबर कितना 200, ठीक है। और इसमें विक्रय मूल्य 7200 दिया हुआ है, खरीद मूल्य 9000 है, 900 हम लिख दिए 9000, विक्रय मूल्य कितना है तो 7200, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7200 रुपया। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य यानी एक्स का मान, तो निकाल देते हैं क्रय मूल्य यानी एक्स। तो देखिए कोई चीज़ को आप 9000 में खरीदें, कितना में 9000 में, 200 ऊपर 100 लग गया है तो कितना में कहिएगा कि 9200 में। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 9000 प्लस में ऊपर से लग गया है और 200। देखिए फार्मूला इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, सीधा दिमाग लगाइए कि 9000 में खरीदे हैं, 200 और ऊपर से लग गया है, इसका मतलब 9200 खर्च हो गया इसे खरीदने में, तो 9200 रुपया हो गया आंसर एगो, क्रय मूल्य निकल गया। अब पूछा जा रहा है चौथा में एक्स का मान निकल गया, बाय में क्या पूछा जा रहा है हानि, क्या पूछा जा रहा है हानि। तो चलिए हानि अब इसका निकालते हैं, हानि बाय का मान पूछा जा रहा है, तो चलिए बाय तो कैसे निकलेगा, देखिए खरीदे हैं कितना में तो 9200 में, क्रय मूल्य कितना 9200 में, अब बेचे गए तो 7200 में बिका, तो हानि न होगा। जब कोई चीज़ का 9200 रुपये में 9200 में खरीदे हैं 7200 में बिक रहा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर हानि हो गया। तो हानि कैसे निकलता है, तो हानि का फार्मूला याद रखिएगा, होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान कितना तो 9200 माइनस विक्रय मूल्य का कितना तो 7200। आप 9200 में से 7200 घटाइएगा तो 2000 बचेगा, यानी 2000 का इसका 2000 रुपये का घाटा लग गया, तो हानि निकल गया 2000। अब जेड में क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए जेड में पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत, क्या पूछा जा रहा है चौथा में हानि प्रतिशत, तो निकाल दीजिए हानि प्रतिशत, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत, जेड का मान पूछा जा रहा है तो हानि प्रतिशत का सीधा फार्मूला लगाइए, हानि बटा में क्रय मूल्य, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। चलिए तो हानि ऊपर में हानि, तो हानि आया है 2000, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000, क्रय मूल्य इसका 9200 था, गुना में 100, ठीक है, 20 से 20 कट गया। अब इसको और काटिए तो 92 होता है 46 दूनी कितना तो 92, और 1000 दूनी 2000। चलिए आगे 500 से 2 बार में कटेगा, 23 दूना 46 होता है, ऊपर में आ गया 500, नीचे में आ गया 23, इसको काटना है तो पूर्णांक में कर दीजिए, तो 23 इकाई 23 दूना 46, 23 दूना होता है 46, तो क्या बचेगा 4, 23 इकाई 23 यानी कि 21 पूर्णांक 17 बटा 23, ऊपर में 17 बचेगा, जब इसको तिरछे गुना करके 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, नीचे में 23 यहाँ भी 23, इतना प्रतिशत हो गया हानि प्रतिशत। पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है सीखने के लिए आप लोग 8.1 जरूर देखिएगा बाबू। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न को हल करते हैं, इसका तीनों प्रश्न हो गया। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, आइए 5वां को हल करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न खरीद मूल्य इसमें पूछा जा रहा है, ऊपरी व्यय दिया हुआ है, ऊपरी व्यय कितना तो 50 रुपया, ऊपर से खर्च हो गया 50 रुपया, और खरीदा है 500 में, पूरा जोड़ जोड़ के कितना हो गया तो 500, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, ठीक है। चलिए और दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत, क्या लिखेंगे लाभ प्रतिशत, कितना दिया हुआ है लाभ प्रतिशत तो 20%, ठीक है। चलिए इसका पूछा जा रहा है खरीद मूल्य पहले, तो लिखेंगे खरीद मूल्य यानी एक्स। तो देखिए बाबू कोई चीज़ को आप क्रय मूल्य 500 है और उसको 50 रुपये ऊपर से खर्च किए हैं, तो खरीदे थे कितना में, तो कैसे पता चलेगा,
तो क्रय मूल्य में से 500 में ऊपर वाला को घटा दीजिए, ऊपर वाला को क्या करना है, घटा देना है, तो पता चल जाएगा 450 बचेगा। तो कोई चीज़ आप 450 में खरीदे हैं, 50 रुपये ऊपर से खर्चा कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, इस तरह से। चलिए, तो खरीद मूल्य निकल गया, एक आंसर हो गया। अगला क्या है इसमें, तो बाय पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, बाय पूछा जा रहा है क्या, विक्रय मूल्य। तो आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, बाय का मान। तो जब लाभ प्रतिशत दिया रहे तब विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 गुना में क्या, तो क्रय मूल्य, याद रखना है आप लोग को। तो देखिए 100 की जगह पर 100 लिखेंगे, लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत, तो 20%, ठीक है, बटा में 100, बटा में 100, इधर गुना में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए 500, तो गुना में कितना, 500, 100 से 500 5 बार में कटेगा, तो बराबर का चिन्ह, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, गुना में 5, तो 120 में 5 से गुना करेंगे तो 600। विक्रय मूल्य कितना रुपया आ गया, तो 600 रुपया हो गया आंसर। खरीदे थे 500 में, बेच दिए 600 में, ठीक है। अब चलिए अगला क्या पूछ रहा है, इसका जेड का पूछ रहा है लाभ, क्या पूछ रहा है कि तो लाभ कितना हुआ। चलिए निकालते हैं, बिल्कुल आसान से, लाभ पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे लाभ, यानी जेड पूछा जा रहा है, तो लाभ का मान कैसे निकलेगा, देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो 500 में खरीदा है, क्रय मूल्य कितना 500, बेच दिया है 600 में, तो लाभ है ना हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो फार्मूला लगा दीजिए सीधा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला क्या, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया, तो 600 आया, विक्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे 600। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य कितना है, 500, तो क्रय मूल्य की जगह पर 500। अब 600 में से 500 घट गया तो कितना बचेगा, 100। लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 100 रुपया, हो गया आंसर। चलिए, तो इस तरह से दूसरा के इन पांचों प्रश्नों को हल किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन सभी प्रश्नों को आप लोग समझ गए तो अगला जो प्रश्न सभी बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब हल करते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर, एक बिजली का पंखा जिसे कितना में बेचा जा रहा है, तो 510 रुपया में, तो बेचा गया मूल्य को क्या कहते हैं, तो विक्रय मूल्य कहते हैं। तो पंखा का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 510 रुपया, 510 रुपया, ठीक है। पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है, इसमें हानि हो गया, कितना हानि हो गया, तो हानि हो गया है 15% का, तो लिखेंगे 15%। बताइए दुकानदार ने पंखा को कितने में खरीदा, क्या पूछा जा रहा है कि बताइए दुकानदार ने पंखा को कितने में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। इसके आगे और भी दिया हुआ, पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, जब हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्या होता है, 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना में विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य। सभी फार्मूला आप लोग को पहले ही बता दिए हैं बाबू, वहाँ से एकदम याद कर लेना है। चलिए अभी, हाँ, तो 100 है तो लिखेंगे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो 15, तो लिखेंगे 15। चलिए, इंटू में विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 510 से आगे बढ़ना है। तो 100 की जगह पर 100, 100 में से 15 घटेगा तो 85 बचेगा, अगुना में 510 से। अब देखिए 17 पचे 85 होता है और 20 पचे 100 होता है, कट गया, 5 से कटा है 17 बार में, आई 5 से कटा है 20 बार में। तो चलिए अब 17 तिया 51, यहाँ 0 है तो 0, यानी कि 30 बार में ये कट गया। गुना करिएगा तो आ जाएगा 30 में 20 से तो 600 रुपया, यानी कि पंखा का क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया। चलिए एक आंसर हो गया, पंखा का क्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या पूछा जा रहा है कि यदि वह पंखे को 630 में बेचे, अब विक्रय मूल्य फिर बदल गया, पहले बेच रहा था 510 में, लेकिन अब 630 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अब पंखा का विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे अब विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य दूसरा है ना, अब विक्रय मूल्य कितना है, तो 630 रुपया। तो समझिए
पंखा का क्रय मूल्य आया है कितना 600 रुपया, बेचता है अब 630 में, तो फायदा होगा कि घाटी होगा। तो 600 में खरीदा 630 में बेच रहा है तो फायदा होगा ना, यानी लाभ होगा। तो निकालिए लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य 630, तो 630 माइनस क्रय मूल्य कितना, तो 600, बचेगा कितना, तो 30, यानी लाभ कितना रुपया, 30 रुपया। तो पूछा जा रहा है क्या कि लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी। तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। तो लाभ, लाभ कितना आया, तो 30 आया, तो लिखेंगे 30। क्रय मूल्य कितना, तो देखिए क्रय मूल्य 600 आया है, तो लिखेंगे बटा में कितना, तो 600 गुना में 100। तो 100 से 600 6 बार में कटेगा, 6 पचे 30, यानी 5% की लाभ आ गया आंसर। तो चलिए इसका दोनों आंसर ज्ञात हो गया। इस तरह से तीसरा प्रश्न बनेगा। अब आइए चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% की बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि फुटबॉल गेंद की अंकित मूल्य, तो जो पूछा जा रहा है उसको मान लीजिए, माना कि अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जो लिखा रहता है दाम उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य बराबर, इस पर किसी वस्तु को बेचा नहीं जाता है, छूट दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु पर 100 रुपया लिखा हुआ है, देगा आपको 80 रुपया में, तो इसका जो अंकित मूल्य है 100 रुपया, मतलब लिखा हुआ कितना था, तो 100, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 100 मान लिया। अब यहाँ पर समझिए बाबू, प्रश्न से क्या समझना है, प्रश्न से देखिए, प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि 100 है, अंकित मूल्य कितना 100 है, इस पर 20% के बट्टा दे रहा है, बट्टा का मतलब छूट, तो इसमें 20% को छोड़ दिया, छूट दे दिया, तो कितना में दिया, तो आपको 80% का पैसा ना लिया, तो 80% में कितना रुपया आपसे ले लिया, तो 192 रुपया ले लिया। अब समझिए यहाँ पर कि 100 रुपया का था, उसमें 80% आपसे लिया है, तो 80% में कितना लिया, 192, तो हो जाएगा बराबर, कैसे, 20 आपको छोड़ ना दिया, 20% कितना लिया है आपसे, सिर्फ 80% लिया है, तो 80% में कितना रुपया ले लिया, तो 192, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो x गुना 80, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, इधर 192। अब इसको काट दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 5 दूना में 10, चलना है आगे। तो x बराबर उधर है 192, 5 इधर नीचे, नीचे का मतलब भाग में, तो उधर हो गया 5 गुना में, 4 है ऊपर, ऊपर होता है गुना में, तो इधर जाके भेजिएगा बराबर के उस साइड, तो हो जाएगा भाग में 4। तो देखिए 4 चौका 16, तो क्या बचेगा, 3 और 4 8 32, 48 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 240 रुपया। तो लिखेंगे अतः अंकित मूल्य, अतः अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने थे, तो 100 रुपया माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 240 रुपया। 240 रुपया उसका अंकित मूल्य था, दिया कितना में, तो 192 रुपया में, तो उसका अंकित मूल्य हम लोग का पता आ गया 240 रुपया। इधर दूसरा प्रश्न का है। चलिए यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का फायदे हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जूते का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो चलिए बताते हैं, बिल्कुल आसान है बाबू। देखिए अंकित मूल्य कितना है, तो 1250 है, तो लिखेंगे अंकित मूल्य, क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना, तो 1250 रुपया है अंकित मूल्य। इस पर छूट दिया है कितना, 20%, तो लिखेंगे छूट, छूट बराबर 20%। अब यहाँ समझिए, तब, तब क्या लिखेंगे, तब विक्रय मूल्य, तब बेचा है कितना में, विक्रय मूल्य। समझिए बाबू बिल्कुल आसान है कि 1250 रुपया लिखा हुआ उस पर जूता पर है, अब 20% दुकानदार छोड़ दिया, छूट दे दिया है, तो कितना में दिया आखिर, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य पहले पता करिए कितना में बेचा। तो देखिए 1250 उस पर लिखा हुआ था, 1250 में नहीं बेचा, उस पर सिर्फ लिखा हुआ, 20% छूट दे दिया, तो 20% छोड़ दिया, इसका मतलब पैसा वो कितना लिया, तो 80% ना लिया, 80% का मतलब बटा में होता है 100, 20 छोड़ दिया, इसका मतलब कितना लिया, 80। कोई भी प्रतिशत 100 अपने आप में होता है। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 125 में 8 से गुना, तो 1000 रुपया।
वो 1,000 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? 1,000 में। 1250 का था, 20% छोड़ दिया तो बेचा कितना में? 1,000 में बेच दिया। फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है, लाभ बराबर 25% का भी लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है दुकानदार को? प्रतिशत में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे? लाभ प्रतिशत। देखिए 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पूछा गया है। तो चलिए क्रय मूल्य का यहाँ फार्मूला लगा दीजिए बस। क्रय मूल्य बराबर, जब लाभ दिया रहे तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? 100/100 प्लस लाभ। 100/100 प्लस लाभ गुना में विक्रय मूल्य। हो गया क्रय मूल्य का फार्मूला, विक्रय मूल्य। तो चलिए देखिए आप ऊपर में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, बाटा में 100 प्लस लाभ, तो 100 की जगह पर 100 प्लस लाभ। लाभ कितना? तो 25 इंटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिए कितना है? विक्रय मूल्य कितना? तो 1,000, तो गुना में 1,000। चलिए तो 100 हो गया, नीचे 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 125 गुना में 1,000। कितना है? विक्रय मूल्य 1,000 ना है। देखिए विक्रय मूल्य 1,000 है, तो गुना में 1,000। तो 125 से 8 बार में कट जाएगा, 8 से 100 में गुना, तो 800 रुपया आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? तो 800 रुपया। क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा था, तो आ गया 800 रुपया आंसर। चलिए पांचवा प्रश्न बिल्कुल आराम से बना। चलिए अब छठा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार, मतलब निम्न के अनुसार है, नीचे के अनुसार है। बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। इतना जाकर सोहन खरीदता है सामान, 4 सामान, जिसमें टी शर्ट खरीदता है 250 रुपये का, उस पर टैक्स देता है। बिक्री कर का मतलब क्या? टैक्स कितना? 4%। आखिर खरीदा कितना में? तो 250 में तो खरीदा 4% और ऊपर से दिया, तो इसका भी निकालते हैं। इसी तरह से सभी सामान को खरीदा और टैक्स भी दिया है, तो हम लोग से पूरा मूल्य पूछा जा रहा है कि कितना आखिर उसका कुल राशि हुआ। तो देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पहला को निकालते हैं। पहला में टी शर्ट है, क्या है? टी शर्ट है 250 रुपये का। 250 देवे करेगा और ऊपर से देगा 4%, तो पहले पता कर लेते हैं इसका 4%। तो प्रतिशत का मतलब बटा में होता है 100, तो 0 से 0 कट गया। ये 2×5 = 10 होता है, 5×5 = 25 है, फिर यहाँ 2×4 यानी 5×10 है। समझिए 5×, कितना? 10 रुपया। पहले टी शर्ट कितना में खरीदा था? तो 250 में, ऊपर 100 कितना दिया? तो 10 रुपया, तो 260 में ना हो जाएगा टी शर्ट। 10 रुपये क्या है? टैक्स है, बिक्री कर, यानी बिक्री का टैक्स है। इतना ऊपर से टैक्स इसका आ गया। अब इसी तरह से दूसरा को भी निकाल लेंगे। दूसरा है क्रॉकरी। इसमें देखिए 300 रुपये का ये है, 300 का है। इसमें टैक्स कितना दिया है? 10%। तो 10 लिखे, 100 किस लिखा गया? 10% का मतलब बटा में 100। तो देखिए 100 से 300 कट जाएगा, 3 बार में 10 में 3 से गुना, तो 30 रुपया। कितना आ गया? 30 रुपया। ये टैक्स है ऊपर से। फिर चलिए अगला, तीसरा में है घी 1 किलो, 260 रुपये का, इस पर 5% है। तीसरा घी 1 किलो है 260 रुपये का, इस पर दिया 5%, तो 5/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 5, 2 से 10 कटे, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10 और 2 से ही 13 बार में, यानी इसका आ गया 13 रुपया। चलिए आगे चौथा नंबर पर मूंग की दाल 1 किलो, यानी 1 किलोग्राम कितना? तो 60 है इसका, इस पर 2% दिया है, तो 4 का 60 का 2%, मतलब 2/100। तो 0 से 0 कट गया, 2×5 = 10, 5 से भाग देना 6 में, तो आ जाएगा 1.2 रुपया इस पर दिया। तो इसका कुल राशि पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे कुल राशि बराबर, कुल राशि बराबर। तो देखिए कुल राशि कैसे निकलेगा? इतना तो पैसा में खरीदवे किया और ऊपर से भी इतना दिया है, तो पहले इसको सभी को जोड़ेंगे। कितना है? 250, 300, फिर 260 है, खाली 60 है। 250 है प्लस में 300 है, फिर 260 है और फिर खाली 60 है। इतना में तो सामान खरीदा, और इन सभी पर टैक्स कितना दिया है? तो प्लस में, और कितना दिया है ऊपर से? तो 10 रुपया दिया है। फिर कितना? तो इस पर दिया है 30 रुपया, फिर 13 और फिर 1.2, इस सभी को जोड़ देना है। तो चलिए इन सभी को प्लस करते हैं, तो 0.2 है, तो यहाँ भी 0.2 रहेगा ही। एक यहाँ, 1 3 4 4, हमें 0 जोड़ेंगे तो 4 4 में, फिर जोड़े तो 4, फिर 4 4 4 रह जाएगा, सब 0 जोड़ना तो 4 न रहेगा। फिर देखिए अब यहाँ पर 1 हो गया, 1 3 4, 4 1 5, 5 6 11, 11 6 11 6 17, 17 17 5 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9, 924.2। इतना रुपया, इतना क्या? पैसा। तो 2 पैसा नहीं, 20 पैसा, इतना रुपया। रुपया के बाद पैसा होता है, तो 20 पैसा। यही हो गया आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न है, राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बतलाइए कि उसने कुल कितने रुपये चुकाया। तो देखिए
कुल कितने रुपया चुकाया बता रहा है, तो 250 रुपया। 250 रुपया का क्या था, तो खेल सामग्री, खेल सामग्री, खेल सामग्री बराबर कितने का था, तो 250 रुपया का। तो 250 तो दिया ही, 250 तो दिया ही, प्लस में 250 का टैक्स इस पर कितना दिया है, तो पहला पर 6%, तो 250 का 6%, 6/100। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ 2×5 होता है 10, आई 5×5 25, यहाँ फिर 2×3 6, तो ये अब यहाँ पर क्या आ गया, तो 250 प्लस में 5×3 15 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 265 रुपया। खेल सामग्री टोटल 265 रुपया का हो गया। इसी तरह से चमड़े का बैग 220 रुपया का है, इस पर 12% ऊपर से टैक्स दिया है। तो चलिए लिखेंगे अब चमड़े का बैग, चमड़े का बैग, चमड़े का बैग ये कितना का है, तो 220 रुपया का, 220 रुपया का तो है। अब ऊपर से और दिया है 220, प्लस में 220 का तो ये है, ऊपर से और कितना दिया है, तो 220 का 12% दिया है, तो 12% का मतलब 12/100। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 होता है, 6 दूना 12 होता है। अभी तो कटे वाला नहीं बुझा रहा है, तो इसको चलिए आगे इसको हल करना है। 220 प्लस में अब ऊपर इसको 5 से जब इसको काटेंगे तो 1.2, अभी इसको गुना करना है, तो यहीं पर गुना कर दीजिए। मान लीजिए 12, तो 12 दूना 24 के होता है 4 हासिल 2, 12 दूना 24 है 2, 26 आ गया। एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ दशमलव 4 है तो दशमलव 4, 6 में 0 जोड़िएगा तो 6, या 2 में 2 कितना, तो 4 और 2 246.4 रुपया, इतना आ गया। कुल राशि पूछा जा रहा था, तो लिखेंगे कुल राशि बराबर, कुल राशि बराबर, तो ऊपर में कितना आया 265 रुपया, तो लिखेंगे 265 प्लस में नीचे में कितना है, तो 246.4, दोनों को प्लस कर देना है। तो 0.4 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 6 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 511.4 पैसा नहीं 40 पैसा। जब 4 पैसा रहता तो पहले ही 0 रहता, तो ये हो गया 40 पैसा, इतने रुपया हो गया आंसर। तो चलिए इस तरह से हम लोग 7वां प्रश्न को हल किए। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 को। तो इस तरह से आज हम लोग को समाप्त हो गया। 7 प्रश्न था प्रश्नावली 8.2 में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 8.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।